मेरी पिछली जिंदगी की सबसे बड़ी गलती यही थी। मेरे रूममेट को पता चल गया था कि मैं एक वेल्थी फैमिली से हूँ। बस फिर क्या था, उसने मेरे साथ रहने की जिद पकड़ ली। उस वक्त मुझे लगा था कि साथ रहने में क्या ही दिक्कत होगी, उल्टा किसी की कंपनी भी मिल जाएगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि यही फैसला मेरी जिंदगी नरक बना देगा। जब मैं कमरे से बाहर होता, वो मेरी लग्जरी कार चुराकर क्लबों में रिच बनने का नाटक करता, लड़कियों पर इंप्रेशन जमाता, और उसी चक्कर में एक लड़की प्रेग्नेंट हो गई। मामला स्कूल तक पहुंचा और उसे एक्सपेल कर दिया गया। लेकिन उसके चेहरे पर रिमोर्स की एक झलक तक नहीं थी। उल्टा वो मुझसे नफरत करने लगा। क्यों? क्योंकि मैंने उसकी मदद नहीं की। फिर एक रात जब मैं गहरी नींद में था, उसने मुझे रेंटल अपार्टमेंट के अंदर लॉक कर दिया और फिर आग लगा दी। मेरा शरीर जलता रहा। उसके बाद जब मैंने आंखें खोली, मैं फिर से वहीं पहुंच चुका था। उस पल पर जब वो मेरे सामने खड़ा था, वही मोमेंट जब जो यंग ने पहली बार मुझसे साथ रहने की बात की थी। यंग, तुम्हारा प्लेस तो बहुत नाइस है, इतना बड़ा और स्पेशियस है, 3 रूम्स भी हैं। दूसरी तरफ डॉर्म में दिन ब दिन नॉइज बढ़ती जा रही है, पढ़ाई करना इम्पॉसिबल हो गया है। तुम तो वैसे भी बाहर आ चुके हो, लेकिन मैं बहुत सफर कर रहा हूँ। तुम अकेले रहते हो, 3 कमरे ऐसे वेस्ट हो रहे हैं। क्या मैं तुम्हारे साथ मूव इन कर लूं? जो यंग ये सब बोलते हुए हर कोने को देख रहा था। उसकी आंखें बस कमरे का हिसाब लगा रही थीं। उसे इस तरह देखते हुए मेरे होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। ठीक है, मैंने शांत होकर कहा, तो फिर मूव आउट करके मेरे साथ रेंट पर रह लो। अच्छा रहेगा, कंपनी भी मिल जाएगी, बस रेंट तुम्हें देना होगा। वो थोड़ा हिचकिचाया, रेंट भी देना होगा? मैंने बिना किसी भाव के कहा, हाँ, इस लाइफ में मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी भी अच्छी नहीं है कि मैं फ्री में रूम दे दूं। ये प्लेस इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है, 3000 पर मंथ, और तुम्हें पूरा आधा आधा भी नहीं देना पड़ेगा। तुम एक ही रूम यूज करोगे तो 1000 ही लगेगा, यूटिलिटी अलग से स्प्लिट कर लेंगे। जो यंग का चेहरा थोड़ा बदल गया। लेकिन रेंट स्किप नहीं कर सकते, तुम तो रिच हो, तुम्हें ये लिटिल अमाउंट की क्या जरूरत है? मैंने साफ कहा, बिजनेस इज बिजनेस, रेंट देना नेचुरल है, अगर पैसे नहीं हैं तो स्कूल डॉर्म में ही रहो। जो यंग एक पल के लिए चुप रह गया। उसके पास पलटकर कहने को कुछ नहीं था। मैं सेकंड जनरेशन रिच किड था। मेरे घर में पैसा था, नाम था, स्टेटस था। जॉय यंग गांव से था, गरीब नहीं कह सकता लेकिन रिच भी नहीं। पिछली जिंदगी में मैं हमेशा उसकी केयर करता था। वो जो भी बोलता मैं बिना सोचे मान लेता। लेकिन उसके मूव इन के बाद वो धीरे धीरे कंट्रोल से बाहर चला गया, जैसे सारी हदें उसके लिए खत्म हो गई हूँ। मरने से पहले उसने मुझसे जो शब्द कहे थे वो आज भी साफ याद थे। हम दोनों इंसान हैं, तू रोम में पैदा हुआ था, मैं नहीं। मैं साधारण हूँ और तू इतना रिच है, तो फिर मुझे क्यों नहीं देता? उस दिन अगर तूने मुझे पैसे देकर मामला सेटल कर दिया होता तो मैं इस हालत में नहीं आता। सब तुझी की गलती है। अगर मैं गिर रहा हूँ तो तू भी नहीं बचेगा। मैंने अपने थॉट्स वापस खींचे और जो यंग की तरफ देखा। वो अभी भी हेजिटेट कर रहा था। तो मैं ही बोला, तो क्या मूव आउट करके साथ रहोगे? ठीक है, 1000 ही सही। इस बार मुझे खुद थोड़ा सरप्राइज हुआ, लेकिन अब मैंने बोल ही दिया था तो पीछे कैसे हटता। 2 दिन बाद जो यंग अपने बैग्स लेकर ऑफिशियली मूव इन कर गया। उस शाम वो एक सिकली बनावटी स्माइल के साथ मेरे पास आया। यंग, क्या मैं कुछ देर के लिए तुम्हारी कार ले सकता हूँ? बस थोड़ी देर, मुझे एक काम निपटाना है। वो जल्दी वापस आ जाएगी। मैंने बिना सोचे मना कर दिया। उसके चेहरे की स्माइल थोड़ी फीकी पड़ गई, लेकिन वो अभी भी नहीं रुका। बस थोड़ी देर चला लूं, मैं कोई डैमेज नहीं करूंगा। तुम्हारे पास इतनी अच्छी चीजें हैं तो बेस्ट फ्रेंड के साथ शेयर तो कर सकते हो ना, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं आखिर। मैंने उसे सीधा देखकर कहा, तुम भूल रहे हो तुम स्टूडेंट हो। मूव आउट करने के बाद तुम्हारा मेन काम पढ़ाई है। तुमने खुद कहा था डॉर्म नॉइज है, इसलिए बाहर आए हो। अब बाहर आकर पढ़ाई की जगह ड्राइव करके मजे करने की सोच रहे हो। वो बोला, मैं बस एक्सपीरियंस करना चाहता था। लेकिन मेरी टोन देखकर वो आगे नहीं बढ़ा, चुपचाप अपने रूम में लौट गया। अगली सुबह मैं समय पर उठा, अपना बैग पैक किया और सीधे स्कूल चला गया। रास्ते में जो यंग का रूम देखा। दरवाजा कसकर बंद था, अंदर कोई आवाज नहीं थी। मैंने उसे बुलाया नहीं और बिना हेजिटेशन वहां से निकल गया। क्लासरूम में टाइम पर पहुंच गया। थोड़ी ही देर बाद बेल बजी। टीचर लेसन प्लान लेकर अंदर आए और अटेंडेंस लेने लगे। जब उन्होंने जो यंग का नाम पुकारा, क्लास एकदम साइलेंट हो गई। कोई जवाब नहीं आया। टीचर ने फिर पुकारा, फिर भी साइलेंस। जो यंग क्यों नहीं आया? क्या कोई जानता है वो कहाँ है? कुछ क्लासमेट्स की नजर इंस्टिंक्टिवली मुझ पर चली गई। सबको पता था कि जो यंग अभी अभी मेरे साथ रहने आया है, तो लॉजिकली मुझे पता होना चाहिए। मैंने एक डीप ब्रेथ ली और धीरे धीरे खड़ा हुआ। टीचर, जो यंग कल रात बाहर चला गया था, वो बहुत देर से लौटा, शायद अभी तक सो रहा है। ये सुनते ही टीचर का चेहरा तुरंत डार्क हो गया, लेकिन उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। बस मुझे एक लंबी नजर से देखा, गुस्सा दबाया और क्लास पढ़ाने लगे। क्लास खत्म होने पर टीचर तुरंत नहीं गए। उन्होंने मुझे साइड में बुलाया और जो यंग की रिसेंट सिचुएशन के बारे में सावधानी से पूछा। मैंने कुछ भी छुपाया नहीं, साफ साफ बता दिया कि मूव आउट करने के बाद जो यंग का व्यवहार कैसा हो गया था। न मैंने एग्जैजरेट किया, न कुछ डिलिबरेटली छुपाया। टीचर के जाने के बाद क्लास मॉनिटर ची सीधी मेरी तरफ मुड़ी। उसका चेहरा गुस्से और डिसअपॉइंटमेंट से भरा था। तुम ये कैसे कर सकते हो? जो यंग का फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, उसके लिए यूनिवर्सिटी तक आना आसान नहीं था। तुम साथ रहते हो तो तुम्हें उसे ज्यादा केयर करना चाहिए था, उसे याद दिलाना चाहिए था। तुम बस देखते रहे कि वो क्लास छोड़ दे, स्कूल ना आए, और टीचर से कह दो कि वो बाहर गया था। मैंने उसे शांत नजर से देखा। मॉनिटर, हम सब एडल्ट्स हैं, हर किसी की अपनी जजमेंट होती है, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी खुद की होनी चाहिए। ये केयर करने या न करने की बात नहीं है। उसने खुद क्लास छोड़कर बाहर जाना चुना तो कॉन्सिक्वेंस भी उसे खुद भुगतना चाहिए। वो और तेज हो गई। क्लासमेट्स को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तुम इतने हार्टलेस कैसे हो जो यंग? वो बस मोमेंटरीली कंफ्यूज्ड है। उसका फ्रेंड और रूममेट होने के नाते तुम्हें उसे और हेल्प करनी चाहिए थी। यूं ही उसे डाउनहिल जाते हुए नहीं देखना चाहिए था। मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, तुम सही कह रही हो, क्लासमेट्स को मदद करनी चाहिए, और क्योंकि तुम मॉनिटर हो और इतनी रिस्पॉन्सिबल भी हो तो फिर वही जिम्मेदारी तुम क्यों नहीं ले लेती? ये लो उसका फोन नंबर, आज से रोज सुबह उसे कॉल करके क्लास आने को कहो, उसकी स्टडीज सुपरवाइज करो।
यही तो तुम्हारा ड्यूटी है, मॉनिटर की तरह कर लोगी। शी एकदम चुप हो गई। मेरे जवाब ने उसकी बोलती बंद कर दी थी। उसका चेहरा पहले पेल हुआ, फिर लाल। वो क्लियरली एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि मैं सब कुछ उसी पर डाल दूंगा, लेकिन उसने जो स्पीच दी थी उसके बाद अब डायरेक्ट रिफ्यूज करना मुश्किल था। आखिरकार वो बोली, ठीक है, मैं कॉल करूंगी। मुझे नहीं लगता मैं उसे संभाल नहीं पाऊंगी। उसके एग्री करते ही मेरे दिल में मजा आ गया। मैंने बिना हेजिटेशन फोन निकाला और जोई यंग का नंबर उसे भेज दिया। आफ्टरनून में कोई क्लास नहीं थी, लेकिन मैं रेंटल हाउस वापस नहीं गया। मैं बाहर दोस्तों के साथ घूमने चला गया और शाम तक लौट आया। जैसे ही अंदर घुसा, जो यंग तुरंत मेरे पास आ गया। उसके चेहरे पर नाराजगी और शिकायत साफ थी। तुमने आज मेरा साइन इन क्यों नहीं किया? होमरूम टीचर ने पूरे क्लास के सामने डांटा। बहुत एम्बैरेसिंग था। मैंने शांत होकर कहा, तुमने पहले बताया ही नहीं कि साइन इन चाहिए। मैं क्लास में आउट ऑफ इट था, मुझे कैसे याद रहता? वो फिर भड़क गया। तो टीचर को क्यों बता दिया कि मैं कल रात बार्स में गया था? ये तुमने जानबूझकर किया है ना? मैंने सीधा कहा। गलत क्या कहा? तुम सच में कल रात बार गए थे, मध्यरात तक लौटे भी नहीं थे। ये फैक्ट है। जो यंग का चेहरा गुस्से से कांप रहा था। वो कुछ पल तक मुझे घूरता रहा, लेकिन पलटने के लिए शब्द नहीं मिले। मैं उसके पास गया, हाथ उठाया और उसके कंधे पर हल्का सा ठपठपाया, ऐसे जैसे मैं उसे सिंसियर एडवाइस दे रहा हूँ। जो यंग, मैं ये तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ। क्लास छोड़ना पहले ही गलत है, फिर इससे पढ़ाई खराब होगी और टीचर से डांट भी पड़ेगी। इसलिए मैंने क्लास मॉनिटर सी को तुम्हारा कॉन्टैक्ट दिया। वो रोज तुम्हें क्लास आने के लिए रिमाइंड करेगी ताकि तुम अपनी आदत सुधार सको। वो लगभग फट पड़ा। तुम जानते हो वो कितनी इरिटेटिंग है। हर वक्त दूसरों के काम में टांग अड़ाती रहती है, नैगिंग करती रहती है, और तुमने उसे मेरा कॉन्टैक्ट दे दिया। अब मुझे कभी सुकून मिलेगा भी या नहीं? मैं हंसते हुए बोला। मैं क्या करूं? वो जिद कर रही थी, कह रही थी कि ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं मना भी नहीं कर सका। जो यंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो पलटा और जोर से डोर स्लम करके अपने रूम में चला गया। मैंने बंद दरवाजे को देखा और उसी पल मुझे कुछ अजीब लगा। जो यंग हमेशा बहस करने वाला था, हर छोटी बात पर टोकता था, लेकिन आज उसने अनयूजुअली मुझे कोई कॉल आउट नहीं किया, कोई हंगामा नहीं। कुछ तो पक रहा है। मैं शावर लेकर बाल सुखाकर अपने रूम में लौटा, तभी नोटिस किया नाइट स्टैंड पर रखी कार कीज गायब थी और जो यंग के रूम का दरवाजा खुला था। अंदर कोई नहीं था, स्पष्ट था वो बाहर जा चुका था। फिर एक पल के लिए मेरे मन में आया कि अभी पुलिस को कॉल कर देता हूँ, कह दूंगा कि मेरी कार चोरी हो गई थी और पुलिस उसे अच्छे से सबक सिखा देगी। लेकिन फिर अगले ही पल मैंने ये आइडिया छोड़ दिया। अगर पुलिस उसे डांट फटकार कर सुधार देती तो क्या पता वो सच में बदल भी जाता, क्या पता वो अपनी गलती समझकर सुधर जाता। और मैं तो बस यही देखना चाहता था कि जो यंग अपने ही डिस्ट्रक्शन की तरफ कैसे बढ़ता है। पिछली जिंदगी की ट्रेजेडी को और भी मिजरेबल तरीके से दोबारा खेलते हुए देखना चाहता था। मैं बस लाइट्स बंद करके सोने ही वाला था कि फोन अचानक बज उठा। कॉलर आईडी देखी तो जो यंग का नाम चमक रहा था। मैंने कॉल उठाई। यंग, मेरा कार एक्सीडेंट हो गया है। उसकी आवाज कांप रही थी। तुम अभी तुरंत यहाँ आओ, मैं तुमसे बेग कर रहा हूँ, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मैंने ठंडे दिमाग से कहा, एक्सीडेंट हुआ है तो मुझे क्यों कॉल कर रहे हो? पुलिस को कॉल करो, 120 पर कॉल करो और देखो कोई इंजर्ड तो नहीं है। नहीं, मैं पुलिस को कॉल नहीं कर सकता, मैं एब्सोल्युटली नहीं कर सकता। क्यों नहीं? तुम्हें किसी ने मारा है। अगर किसी को चोट लगी है तो पुलिस ही डिसाइड करेगी कि फॉल्ट किसका है और कंपेंसेशन भी वही दिलवाएगी। वो घबरा कर बोला, नहीं, मुझे किसी ने हिट नहीं किया। मैं ड्राइविंग कर रहा था और मैंने किसी और की कार को हिट कर दिया। मैं एक पल के लिए चौंका। तुमने किसी और की कार को हिट कर दिया? रुको, तुम्हें कार कहां से मिली? तुम्हारे पास तो कार है ही नहीं। वो हकलाया। वो तुम्हारी कार थी। मैंने रात को चुपके से तुम्हारी कार की कीज ली और ड्राइव करने निकल गया था। मेरा चेहरा सख्त हो गया। तुमने बिना पूछे मेरी कार कैसे ले ली? क्या तुम्हें अंदाजा भी है ये कितना डेंजरस था? अब तुम कहाँ हो? अपनी लोकेशन भेजो, मैं अभी आता हूँ। कॉल काटते ही मेरे चेहरे का गुस्सा गायब हो गया। मैं फिर से शांत हो गया और कहीं ना कहीं एंटिसिपेशन भी महसूस होने लगी। मैं पहले ही अंदाजा लगा चुका था कि जो यंग मेरी कार चुपके से ले जाएगा और देर सबेर कुछ न कुछ गड़बड़ करेगा। मैंने तुरंत वॉलेट और फोन उठाया और बाहर निकल गया। जो यंग ने जो लोकेशन भेजी थी उसी के हिसाब से मैं वहां पहुंचा। थोड़ी ही देर में वो मुझे दिख गया। वो सड़क के किनारे खड़ा था, चेहरा पीला पड़ा हुआ, पूरे शरीर में कांप रहा था और शराब की बदबू साफ आ रही थी। उसके बगल में एक सुंदर लड़की भी खड़ी थी। फैशनेबल कपड़े, इनोसेंट सा चेहरा, लग रहा था कि वो भी कोई स्टूडेंट ही है। जैसे ही जो यंग ने मुझे देखा, उसे लगा जैसे जीने की आखिरी उम्मीद मिल गई हो। वो हड़बड़ाकर मेरी तरफ भागा। यंग, तुम फाइनली आ गए, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, प्लीज मेरी मदद करो। मैंने शांत रहकर कहा, पहले पैनिक मत करो। तुमने मेरी कार बिना परमिशन क्यों ली? मैंने कहा था ना मेरी कार को हाथ नहीं लगाना। वो जल्दी से बोला, अभी ये सब बोलने का टाइम नहीं है। इंग, मैं तुमसे बैक कर रहा हूँ। मैंने किसी और की कार को हिट कर दिया। अब वो लोग 1 लाख येन मांग रहे हैं, वरना पुलिस को कॉल कर देंगे। कृपया कुछ सोचो। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि दूसरी कार से एक आदमी बाहर आया। उसकी आर्म्स पर टैटू था, ब्लैक शॉर्ट स्लीव शर्ट पहने, भारी शरीर, कड़क आंखें। वो हमारे सामने आकर खड़ा हो गया और एरोगेंट टोन में बोला, 1 लाख येन दो, हम प्राइवेटली सेटल कर लेंगे और मैं पुलिस को नहीं बुलाऊंगा। अगर पैसे नहीं दिए तो मत कहना कि मैंने नरमी नहीं दिखाई, तब मैं सीधे पुलिस बुलाऊंगा और तुम दोनों मुश्किल में पड़ जाओगे। मैंने उसकी कार की तरफ देखा। वो बस एक ऑर्डिनरी फैमिली कार थी जिसकी कीमत 1 लाख येन से ज्यादा नहीं होगी। बस एक साइड डोर डेंट हुआ था और थोड़ी पेंट स्क्रैप हुई थी। कुछ सीरियस नहीं था। रिपेयर कॉस्ट कुछ हजार येन से ज्यादा नहीं होती। वो समझ गया था कि जोय यंग ड्रंक था, इसलिए उसने 1 लाख मांग लिया और लग्जरी कार देखकर शायद जल्दी पैसे कमाना चाहता था। मैंने सीधा कहा,
1 लाख इम्पॉसिबल। तुम्हारी कार का नुकसान कुछ हजार येन में ठीक हो जाएगा, इतना ज्यादा मांगना ठीक नहीं। अगर पुलिस बुलानी है तो बुलाओ, मेरी कार इंश्योर्ड है, कंपेंसेशन इंश्योरेंस कंपनी देगी, बाकी सब लीगल प्रोसेस से होगा। मैंने उसे सीधे देखकर कहा, इतना टफ बनने की जरूरत नहीं, पुलिस को बुलाओ, बाद में रिग्रेट मत करना। वो आदमी घबरा गया। ड्रंक ड्राइविंग और बनने की वजह से कम डिटेंशन तो होगा ही, क्रिमिनल रिकॉर्ड भी बन सकता है, अच्छे से सोच लो। नहीं प्लीज पुलिस मत बुलाओ, मैं पे कर दूंगा। मैं जो यांग का चेहरा देखते ही देखते सफेद पड़ गया। वो जल्दी से आगे बढ़ा और उस आदमी की आर्म पकड़कर रोकने लगा, फिर मेरी तरफ मुड़ा और बहुत हम्बल आवाज में बोला, यिंग 1 लाख येन तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, कृपया मेरी मदद कर दो, बस एक फेवर समझकर। मैं तुमसे बैक कर रहा हूँ, अगर पुलिस आई तो मेरा सब खत्म हो जाएगा। मुझे अभी मास्टर्स के एग्जाम देने हैं, जॉब ढूंढनी है, मेरे ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। मैंने उसे ठंडे दिमाग से देखा, तुमने मेरी कार बिना परमिशन ली और उसे क्रैश भी कर दिया। मैं अब भी तुम्हें रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा रहा और कॉम्पेंसेशन भी नहीं मांग रहा। ये अपने ऊपर लॉ लेना ही काफी फेयर है। और अब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मुझसे 1 लाख पे करने को कहो? क्या ये पॉसिबल है? तभी वो लड़की जो उसके बगल में खड़ी थी आगे आई। उसके चेहरे पर सरप्राइज, डाउट और स्क्रूटनी सब एक साथ थे। तुम कह रहे हो ये कार तुम्हारी है, उसकी नहीं? उसने मेरी तरफ देखा, फिर बोली, उसने मुझसे कहा था कि ये कार उसने खुद खरीदी है और वो रिच किड है, उसका फैमिली बहुत वेल्थी है। मैंने हल्का सा तंज कसा, कार बिल्कुल उसकी नहीं है। तुम्हें पता नहीं, जो यांग हर साल स्कूल में पॉवर्टी सब्सिडी अप्लाई करता है, ट्यूशन के लिए ग्रांट्स और पार्ट टाइम जॉब्स पर डिपेंड करता है। वो इतनी एक्सपेंसिव लग्जरी कार कैसे खरीद सकता है? उसने ये कार बोरो नहीं की। साफ साफ कहूं तो उसने मेरी कार चुराई थी, सिर्फ रिच किड बनने का नाटक करने के लिए। ये सुनते ही लड़की को सब समझ आ गया। उसका चेहरा एकदम डार्क पड़ गया, आंखों में रेज भी थी, ह्यूमिलिएशन भी। वो अचानक जो यांग की तरफ मुड़ी और जोरदार थप्पड़ मार दिया। तू स्कमबैग लायर है, तूने मुझे झूठ बोला कि तू रिच है, मुझे बहकाया और मुझे होटल रूम तक ले जाने की कोशिश भी की। मैं सच में ब्लाइंड थी जो तुझ पर भरोसा कर बैठी, कहकर वो बिना पीछे देखे चली गई। लेकिन कुछ कदम बाद अचानक रुक गई, फिर पलटी और सीधे मेरी तरफ आई। उसका गुस्सा एकदम गायब हो चुका था, उसकी जगह कॉय और बैशफुल सा एक्सप्रेशन आ गया। हैंडसम, तुम कितने अच्छे हो जो सच बोल रहे हो। क्या हम वीचैट ऐड कर सकते हैं? कभी डिनर में ट्रीट कर दूंगी। आज तुम्हारी वार्निंग के लिए थैंक यू। मैंने सिर हिलाया और आसानी से मान गया। फोन निकाला और हमने एक दूसरे को ऐड कर लिया। मुझे लड़की में असल में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मैंने ये सब बस जो यांग को चिढ़ाने के लिए किया था। उसका चेहरा बेहद अगली हो चुका था, गुस्से और एंजाइटी से भरा, लेकिन पूरी तरह हेल्पलेस। दूसरा ड्राइवर देख रहा था कि हम पैसे देने के मूड में नहीं हैं, तो उसका पेशेंस भी खत्म होने लगा। फैसला किया या नहीं? पैसे दोगे या नहीं? सीधा जवाब दो। अगर अब भी नहीं बताया तो मैं सच में पुलिस बुला रहा हूँ। तभी दूर से तेज सीरन की आवाज आई। एक ट्रैफिक पुलिस कार धीरे धीरे हमारे पास आकर रुकी। 2 ऑफिसर्स उतरे और हमारी तरफ आए। कार यहाँ क्यों खड़ी है? क्या हुआ है? एक्सीडेंट हुआ है? दूसरा ड्राइवर तुरंत बोला, ऑफिसर, उसी बच्चे ने रेकलेस लेन चेंज किया और मेरी कार से टकरा गया और मुझे शक है कि वो ड्रंक भी था। अल्कोहल की स्मेल भी आ रही है, पक्का ड्रंक ड्राइविंग है। ऑफिसर ने सिर हिलाया। उसने पॉकेट से ब्रेथलाइजर निकाला और पहले दूसरे ड्राइवर को दिया। इसमें ब्लो करो। टेस्ट नॉर्मल आया। फिर ऑफिसर ने ब्रेथलाइजर जो यांग की तरफ बढ़ाया। उसकी टोन अब सख्त थी। जो यांग का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। वो देर तक हिचकता रहा। ऑफिसर के बार बार कहने पर आखिरकार उसने ब्रेथलाइजर में ब्लो किया। रिजल्ट आते ही ऑफिसर का चेहरा और गंभीर हो गया। अल्कोहल लेवल बहुत ज्यादा था, साफ ड्रंक ड्राइविंग थी। ऑफिसर ने मेरी तरफ देखा और सख्त आवाज में पूछा, तुम दोनों साथ हो, है ना? अगर तुम्हें पता था कि वो ड्रिंक कर चुका है तो तुमने उसे ड्राइविंग करने से रोका क्यों नहीं? इसमें तुम भी रिस्पॉन्सिबल हो। मैंने शांति से जवाब दिया, ऑफिसर, आपने गलत समझा। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि उसने शराब पी है। ये कार मेरी है। उसने मेरी कार की चुपके से ली और बिना परमिशन कार लेकर निकल गया। मैं तो बस उसके कॉल करने के बाद यहाँ आया जब मुझे एक्सीडेंट का पता चला। मैं भी विक्टिम हूँ। ऑफिसर को थोड़ी हैरानी हुई। उसने जो यांग को स्टेशन ले जाने की तैयारी कर ली। जो यांग बुरी तरह घबरा गया। आप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते, मैं डिटेन्ड नहीं हो सकता, मेरे ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं बन सकता, कार उसकी है, मेरा फॉल्ट नहीं है। उसी को पकड़ो, इनको पकड़ो। मैं अभी स्टूडेंट हूँ, अगर मेरा रिकॉर्ड खराब हो गया तो सब खत्म हो जाएगा। आप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते। वो ऑलमोस्ट चिल्ला रहा था। मैंने उसे ठंडी नजर से देखा। जो यांग, यहाँ बकवास मत करो। अगर हम क्लासमेट्स और सेम रूफ के रूममेट्स न होते तो मैं आज रात आया ही नहीं होता। मैं सीधे पुलिस को कॉल करके कार चोरी होने की कंप्लेंट कर देता। मेरी कार बिना परमिशन लेना ऑलरेडी थेफ्ट का मामला है। अगर मैं सच में केस करूं, अब उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा चार्ज भी लग सकता था और फिर मामला सिर्फ डिटेंशन तक नहीं रुकता, प्रिजन तक भी बात जा सकती थी। मैंने उसे साफ बोल दिया, जरा खुद सोच ले। जो यांग अभी भी मर्सी के लिए गिड़गिड़ाना चाहता था, लेकिन ऑफिसर का दिल नहीं पसीजा। उसने हाथ में हैंडकफ्स निकाले और सीधे उसे ले गया। अगली सुबह मैं टाइम पर क्लासरूम पहुंच गया। जैसा हमेशा होता था, टीचर अटेंडेंस लेने लगे। जब टीचर ने जोयोंग का नाम पुकारा तो क्लासरूम में सन्नाटा छा गया। कोई जवाब नहीं आया। टीचर ने भौहें सिकोड़ ली और मेरी तरफ देखने लगे। शायद जोयोंग के बारे में पूछने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही शेरी खड़ी हो गई। टीचर, उसने जल्दी से कहा, मैंने क्लास से पहले ही जोयोंग को कॉल किया था, लेकिन उसका फोन ऑफ है, मैं कांटेक्ट नहीं कर पाई। मुझे नहीं पता वो कहाँ गया। शायद सिर्फ यिंग को पता होगा, क्योंकि वो लोग साथ रहते हैं। फिर मैं खुद खड़ा हो गया। अब बात छुपानी बेकार थी। टीचर, मैं वैसे तो ये नहीं कहना चाहता था, मैंने कहा, लेकिन अब छुपाना पॉसिबल नहीं
नहीं है। कल रात जॉय यंग मेरी कार बिना परमिशन लेकर बाहर गया था। फिर ड्रंक ड्राइविंग में उसने किसी की कार मार दी। ट्रैफिक पुलिस उसे ले गई थी और वो पूरी रात वापस नहीं आया। शायद अभी भी डिटेन्ड ही हो। जैसे ही मैंने ये कहा पूरा क्लास स्टंड रह गया। सबके चेहरे पर डिसबिलीफ था, यहाँ तक कि टीचर भी चौंक गए। यंग, जो तुम कह रहे हो क्या वो सच है? इलीगल मैटर पर ऐसे बोलना ठीक नहीं। अगर ये बाहर गया तो बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ेगा और जॉय यंग के फ्यूचर पर भी बड़ा असर होगा। तुम श्योर हो कि तुम गलत नहीं समझ रहे? मैंने शांत आवाज में कहा। टीचर, इस तरह की बात में मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ? जो हुआ वो सच है। कल रात एक्सीडेंट के बाद उसने खुद मुझे कॉल किया था और डैमेज के पैसे देने के लिए मदद मांगी थी। मुझे ये मैटर बिल्कुल क्लियर है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आप ऑफिशियली भी ये खबर सुन लेंगे। पुलिस जरूर स्कूल से कांटेक्ट करेगी। मैं जैसे ही बोलकर बैठा, टीचर के पोडियम पर रखा फोन बज उठा। उन्होंने कॉलर आईडी देखी और उनका एक्सप्रेशन और गंभीर हो गया। उन्होंने फोन जल्दी से उठाया, बीच बीच में हाँ हाँ कहते रहे। उनका टोन एकदम रिस्पेक्टफुल और सीरियस था। फोन रखकर टीचर ने सबको कहा, अभी सेल्फ स्टडी करो, मैं अभी आता हूँ। फिर वो लेसन प्लान उठाकर जल्दी से क्लासरूम से निकल गए। टीचर के जाने के बाद पूरे क्लास में चर्चा तेज हो गई। क्यूरियस स्टूडेंट्स मेरे पास आकर घेरने लगे। सब अलग अलग तरह से पूछने लगे, जो यंग तो इतना ऑनेस्ट लगता था, इतनी कम बोलने वाला लड़का कैसे ड्रंक ड्राइविंग कर सकता है और किसी की कार क्यों चुरा ली? ये तो बहुत रिडिकुलस है। एक स्टूडेंट ने कहा, मुझे तो वो ऑनेस्ट कभी लगा ही नहीं। क्या तुम लोगों ने नोटिस नहीं किया? उसका घर काफी वेल ऑफ लगता था, फिर भी हर साल फाइनेंशियल एड अप्लाई करता था और उसके क्लोथ्स शूज सब ब्रांडेड थे। तभी मुझे शक हुआ था, असल में तो सब ड्रामा था। दूसरी लड़की बोली, हाँ पढ़ाई में भी सीरियस नहीं था, अक्सर क्लास स्किप करता था। मैंने उसे एक बार कुछ सस्पिशियस लोगों के साथ देखा था, तब यकीन नहीं हुआ था, लेकिन अब लगता है सब सच था। मैंने हाथ उठाकर सबको रोक दिया। ठीक है, अब पीछे से उसकी बुराई मत करो, हम सब क्लासमेट्स हैं। खैर, मैं भी नहीं चाहता कि वो इस हालत में पहुंच जाए। अब सब लोग बस अपनी सेल्फ स्टडी पर ध्यान दो। मैंने ये सब फाइंड जेनरोसिटी वाले एक्सप्रेशन के साथ कहा और चेहरे पर एक तरह का रिग्रेट दिखाया, लेकिन अंदर अंदर मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा था, बल्कि थोड़ी सी सीक्रेट खुशी थी। मैं चाहता था कि सबको जॉय यंग का असली चेहरा पता चले, उसकी रेप्यूटेशन खराब हो और उसे वही दर्द मिले जो मैंने पिछली जिंदगी में सहा था। तभी जूली तेजी से मेरी तरफ आई। उसका चेहरा गुस्से से भरा था, आंखों में एक्यूजेशन था और एक्सप्रेशन बहुत सेल्फ राइचस था। यंग, तुम ये कैसे कर सकते हो? तुमने जो यंग को इस हालत में जाते हुए बस ऐसे ही देख लिया? मैंने तुरंत जवाब दिया, मैंने क्या किया? कुछ भी नहीं। जो यंग ने मेरी कार चुराई, ड्रंक होकर ड्राइविंग की और किसी की कार मार दी, ये उसका अपना चॉइस था, इसमें मेरा क्या लेना देना? वो तुरंत बोली, तुम किसी ड्रंक इंसान को कार कैसे दे सकते हो? तुम जानते ही हो कि शराब पीकर ड्राइव नहीं करनी चाहिए, फिर भी तुमने कार दे दी। तुम उसे इनेबल कर रहे हो, इसलिए तुम भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल हो। मैंने उसकी तरफ देखकर साफ कहा, क्लास मॉनिटर जूली, एक बात ठीक से सुन लो, मैंने उसे कार दी ही नहीं। उसने मेरी कार कीज चोरी की और बिना परमिशन कार ले गया। मैं भी विक्टिम हूँ। मैं क्या कर सकता था? मैं हर सेकंड अपनी कीज पकड़कर तो नहीं बैठ सकता, ना ही हर पल उसे वॉच कर सकता हूँ। वो पलटकर बोली, तुम्हें अपनी कार कीज संभाल कर रखनी चाहिए थी। अपनी चीजों का ध्यान रखना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अगर कीज सेफ होती तो वो कार चुरा ही नहीं पाता और ये सब होता ही नहीं। उसकी ये अनरीजनेबल और एग्रेसिव बात सुनकर मेरे अंदर का गुस्सा भड़क गया और उसी वक्त मुझे अपनी पिछली जिंदगी याद आ गई, मेरी ट्रेजेसिक फेट, जिसमें शुल्ली का भी बड़ा हिस्सा था। पिछली जिंदगी में मैं चाहता था कि टीचर और पुलिस जॉय यंग को डिसिप्लिन करें, लेकिन हर बार जूली बीच में आ जाती थी। वो कहती थी कि उससे उसका फ्यूचर खराब हो जाएगा। उसकी कांस्टेंट इंटरफेरेंस और मोरल किडनैपिंग की वजह से आखिर में मैं ही जॉय यंग के हाथों जलकर मर गया था। मैंने ठंडी आवाज में कहा, क्लास मॉनिटर जूली, हम सिर्फ क्लासमेट्स और रूममेट्स हैं। जॉय यंग की मिस्टेक्स की जिम्मेदारी मेरी नहीं है और उसे हर वक्त वॉच करना भी मेरी ड्यूटी नहीं है। इस मैटर में मैं सबसे बड़ा विक्टिम हूँ। उसने मेरी व्हीकल चुराई, मैंने उसे अकाउंटेबल भी नहीं बनाया, पुलिस भी नहीं बुलाई, ये भी मैंने हमारी क्लासमेट फ्रेंडशिप के रिस्पेक्ट में किया। और अब तुम कह रही हो कि गलती मेरी है और तुम अभी भी क्लास मॉनिटर हो? मैंने उसकी आंखों में सीधे देखा। क्या तुम्हारी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रॉन्ग नहीं होनी चाहिए? तुम ही तो कहती थी कि क्लासमेट्स को एक दूसरे की हेल्प और सुपरविजन करनी चाहिए। मैंने पहले ही तुम्हें जो यंग का नंबर दिया था, कहा था कि हर सुबह उसे कॉल करके क्लास आने को कहो और उसकी स्टडीज सुपरवाइज करो। फिर तुमने अपनी ड्यूटी क्यों नहीं निभाई? अब जब कुछ हो गया तो अपने ऊपर रिफ्लेक्ट करने की बजाय मुझ पर ब्लेम लगा रही हो। क्या तुम्हें ऐसा करने का हक है? पास खड़े दूसरे स्टूडेंट्स भी मेरी बात में बोल पड़े, हाँ तुम मॉनिटर हो, फिर भी दूसरों को ब्लेम कर रही हो, जबकि गलती साफ जो यंग की है। यंग ने कुछ गलत नहीं किया, हम सब एडल्ट्स हैं। अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें खुद लेनी चाहिए। थीफ इनोसेंट नहीं है। विक्टिम को ब्लेम करना तो और भी रिडिकुलस है। जूली और ज्यादा कुछ कह नहीं पाई तो मैंने बात को और आगे बढ़ाया। अगर तुम्हें इतनी कंसर्न है तो मैं तुम्हें एक रूम रेंट पर दे सकता हूँ, हाफ प्राइस में। वो चौंक गई। मैं लड़की हूँ, मैं 2 लड़कों के साथ कैसे रह सकती हूँ? मैंने शांति से कहा, चिंता मत करो, मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर तुम इतनी सी सेक्रीफाइस भी नहीं कर सकती तो फिर तुम्हें बोलने का क्या हक है? वो समझ गई कि इस बार वो गलत थी, इसलिए उसने आगे बहस नहीं की। दोपहर में जो यंग सच में स्कूल आ गया। मुझे थोड़ा सरप्राइज हुआ। मैंने सोचा था वो कुछ दिनों तक डिटेन्ड रहेगा। अब लग रहा था कि ट्रैफिक पुलिस और स्कूल ने ये सोचकर उसे थोड़ी छूट दे दी होगी कि वो स्टूडेंट है, और क्योंकि कोई कैजुअलिटी नहीं हुई इसलिए मामला थोड़ा हल्का किया गया। लेकिन स्कूल लौटते ही उसका पहला काम रिफ्लेक्ट करना नहीं था, वो सीधे मुझे ब्लेम करने लगा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, मेरी ड्राइवर लाइसेंस रिवोक हो गई, मुझ पर फाइन भी लगा और स्कूल ने मेजर डिमेरिट भी दे दिया। ये सब तुमने कराया? मैंने सीधा कहा, ये सब तुम्हारी अपनी गलती की वजह से हुआ है, इसमें मेरा क्या? वो और भड़क गया। अगर उस वक्त तुमने डैमेज के पैसे पे कर दिए होते तो सब वहीं खत्म हो जाता। मुझे पुलिस नहीं ले जाती,
मैंने साफ जवाब दिया, मैं क्यों पे करूं? 1 लाख येन की बात है। तुमने मेरी कार बिना परमिशन ली क्रैश की और अब भी मुझसे पैसे मांग रहे हो, शर्म नहीं आती? वो तड़प कर बोला। 1 लाख तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, तो फिर मेरी मदद करने में क्या दिक्कत है? बगल में खड़ी एक लड़की ने भी उसकी तरफ से बोलने की कोशिश की। पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना अच्छा काम होता है, मैंने बिना झिझक कहा। तो फिर तुम क्यों नहीं उसकी मदद करती हो? तुम जाओ और ये अच्छा काम खुद करो। मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ और मेरे पास पैसे भी नहीं है। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं मदद कर देता, लेकिन कुछ बातें अब नहीं छुपा सकता था। एक्सीडेंट का डैमेज असेसमेंट आ चुका है, दूसरी कार की रिपेयर कॉस्ट 5,000 है, लेकिन मेरी कार को 2 लाख का नुकसान हुआ है। और क्योंकि तुमने मेरी कार चुराई, ये 2 लाख का लॉस कराया, तो बताओ ये वापस कब दोगे? जो यांग का चेहरा बिगड़ गया। क्या 2 लाख? ये तो ऑफिशियल कोर्ट से भी ज्यादा है। तुम अब भी पैसा मांग रहे हो? मेरे पास इतना पैसा है ही नहीं। चलो छोड़ो, जाने दो, मैंने ठंडे दिमाग से कहा। क्यों छोड़ दूं? मैं 2 लाख येन का नुकसान उठा चुका हूं और तुम यहाँ मेरी ही जेनरोसिटी का फायदा उठाकर 1 पैसा भी वापस नहीं करना चाहते। यिंग का पैसा पेड़ों पर नहीं उगता, लोगों को अपनी मिस्टेक्स की कीमत खुद चुकानी चाहिए। अगर जो यांग ने कार नहीं चुराई होती तो ये कुछ भी नहीं होता। जो यांग, मर्द बनो और जिम्मेदारी लो। मुझे देखकर बहुत से क्लासमेट्स मेरे पक्ष में बोलने लगे। मुझे थोड़ा भावुक भी लगा। पिछली जिंदगी में कार थेफ्ट के वक्त लगभग कोई मेरे साथ नहीं खड़ा हुआ था। इस बार सब मेरी तरफ थे। मैंने शांत स्वर में कहा, मैं केस नहीं करूंगा, लेकिन रिपेयर के पैसे देने होंगे। जो यंग तुरंत बोला, मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने सिर हिलाया। मुझे पता है अभी तुम्हारे पास पैसे नहीं है। मैं तुमसे अब भी पूरा पैसा नहीं मांग रहा, लेकिन पैसा लौटाना तो पड़ेगा, है ना? और मैं अभी तुमसे सिर्फ ये लिखित प्रॉमिस ले रहा हूँ। मैंने चारों तरफ खड़े लोगों की तरफ देखा, सब यहाँ विटनेस हैं। जब तुम ग्रेजुएशन करके नौकरी करने लगो तब इसे इंस्टॉलमेंट में चुकाना 10 साल में, और मैं इंटरेस्ट भी नहीं लूंगा। ये फेयर डील नहीं है क्या? साल का सिर्फ 20,000 येन, किसी भी जॉब से ये चुकाया जा सकता है और 10 साल तक बिना ब्याज के। यंग ने पहले ही बहुत कंसेशंस दे दिए हैं। जो यंग, अब भी मना करोगे क्या? जूली कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन मैंने बीच में ही उसकी बात काट दी। अगर तुम उसके बदले पे करना चाहती हो तो करो, वरना चुप रहो। जूली का मुंह तुरंत बंद हो गया। वो गुस्से में साइड में खड़ी रह गई। सबके दबाव में आखिरकार जोयंग को आईओयू साइन करना पड़ा, और उसके बाद के दिनों में पैसों की वजह से मेरे और जोयंग के बीच माहौल बहुत खराब रहा। लेकिन फिर भी वो अपनी गलती नहीं मानता था। वो अब भी इंटरनेट कैफे के लिए पैसे उधार लेता रहता था, सुनने को तैयार ही नहीं था। लेकिन तभी जूली ने ऐसा किया जिसने मुझे भी चौंका दिया। उसने खुद रेंट शेयर करने के लिए मूव इन करने का सुझाव दे दिया। उसका कहना था कि वो जोयंग को लाइन पर रख सकेगी। मैंने तुरंत हाँ कर दी, क्योंकि अगर कोई और उसका ध्यान बटा दे तो इससे बेहतर मेरे लिए कुछ नहीं था। जोयंग नहीं चाहता था कि जूली आए, लेकिन उसकी बात का कोई मतलब नहीं था। जैसे ही वो आकर रहने लगी, उसने जोयंग पर तरह तरह की बंदिशें लगानी शुरू कर दी। जोयंग हर बार इसका जोरदार विरोध करता। जूली बार बार कहती कि वो उसके भले के लिए कर रही है, लेकिन जोयंग को उसकी कोई बात पसंद नहीं आती थी। दोनों रोज जूली की सुपरविजन का मजाक उड़ाते थे, और इसका असर उल्टा पड़ा। जोयंग सुधरने की जगह और ज्यादा बिगड़ गया। वो अक्सर रात भर बाहर रहता और दिन ब दिन बेकाबू होता जा रहा था। एक दिन जब जोयंग बाहर जाने ही वाला था, जूली उसे रोक नहीं पाई। वो बाहर निकल गया। मैंने जानबूझकर क्लास मॉनिटर का मजाक उड़ाया। क्या हुआ, तुम उसे भी नहीं संभाल पाई? तुमने कहा था ना कि तुम उसे हैंडल कर सकती हो। जूली ने मुझे गुस्से से घूरा, लेकिन कुछ बोली नहीं। वो गुस्से में अपने रूम में लौट गई, लेकिन 2 मिनट भी नहीं हुए थे कि वो फिर बाहर आई। इस बार वो बहुत घबराई हुई थी। उसने मेरी तरफ देखा। यिंग, बस क्या तुमने मेरे रूम में नेकलेस देखा? प्योर गोल्ड है, मेरी माँ का बर्थडे गिफ्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम सोचते तो नहीं कि मैंने खुद कहीं रख दिया? मैंने उसकी हालत देखकर शांत स्वर में कहा, मेरे फैमिली बैकग्राउंड को देखते हुए मेरी कोई भी रैंडम ज्वेलरी उस नेकलेस से 10 गुना बल्कि 100 गुना ज्यादा महंगी होगी। जूली एकदम ऑकवर्ड हो गई, और फिर हम सबको समझ आ गया, अगर नेकलेस सच में चोरी हुआ है तो उसे जोयांग ने ही लिया होगा। जूली ने तुरंत जोयांग को कॉल किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। वो बस बेचैनी में घिरी रह गई। मैंने कहा, पुलिस को कॉल कर दो, वरना शायद वापस नहीं मिलेगा। जूली हिचकिचाई, लेकिन आखिरकार उसने पुलिस को कॉल नहीं किया। मैंने भी उसे आगे कुछ नहीं कहा। रात के बीच में गहरी नींद में सो रहा था कि लिविंग रूम से बहस की आवाज ने मुझे जगा दिया। क्या तुमने मेरा नेकलेस लिया था? अभी वापस करो। मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बोल रही हो। मैंने कब लिया, और अगर ले भी लिया तो क्या? तुमने ही तो कहा था कि मेरी मदद करोगी। अब इतना नाटक क्यों कर रही हो? तुम सच में होपलेस हो। जल्दी नेकलेस वापस करो, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा ना, मैंने नहीं लिया। हटो सामने से, मुझे सोना है। तू कमीना। मैं आधी नींद में था, लेकिन उनकी बहस और झगड़ा सुनकर मुझे अजीब सा सुकून मिल रहा था। उसके बाद कुछ समय तक जूली ने लगभग जोयांग को छोड़ ही दिया, लेकिन वो पूरी तरह इनएक्टिव भी नहीं हुई। कम से कम मूव इन करने के बाद वो उसे रोज क्लास तक ड्रैग करके ले जाने लगी, और जोयांग की क्लास स्किपिंग पहले से काफी कम हो गई। एक वीकेंड की सुबह अचानक एक और लड़की कुछ मजबूत आदमियों के साथ रेंटल हाउस में घुस आई। जोयांग, जो अब भी तक सो रहा था, उसे बेड से खींचकर बाहर ले जाया गया। मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम्हें जिम्मेदारी लेनी ही होगी। भागकर छुप जाना बेकार है। जोयांग घबराकर बोला, कौन जाने, अगर बच्चा मेरा ही हुआ तो? तुम तो बहुत घूमती हो सकता है किसी और का हो। लड़की गुस्से में बोली, नहीं, ये तुम्हारा ही है। अगर जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते तो ठीक है, मुझे 2 मिलियन दो, मैं एबॉर्शन करवा लूंगी, वरना मैं बच्चा पैदा करूंगी। जोयांग का चेहरा एकदम बिगड़ गया। 2 मिलियन? तुम सोचती हो पेट में सोना लिए घूम रही हो क्या? मैं उसे पहचानता था। मैंने उस लड़की के बारे में पहले से जानकारी जुटा रखी थी। वो बस एक डेलिक्वेंट थी। नाइट क्लब में लड़के फंसाना और प्रेगनेंसी का नाटक करके पैसे ऐंठना उसका काम था।
उसने जो यांग को रिच किड समझ लिया था, इसलिए इतना बड़ा डिमांड कर रही थी। उसे अंदाजा नहीं था कि वो फेक रिच किड निकला। मैं तुरंत आगे बढ़ा, जैसे बीच बचाव कर रहा हूँ। ब्यूटी काम डाउन, ये बच्चा पैदा नहीं होना चाहिए। लड़की ने भौहें चढ़ाई। तुम कौन हो? तुम्हें इससे क्या? मैंने शांत होकर कहा, मैं ये तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ। जो यांग तो एक पूर स्टूडेंट है, उसके पास 2 मिलियन कहाँ से आएंगे? अगर बच्चा जन्म भी ले लिया तो वो पालन नहीं कर पाएगा, और वैसे भी इस पर उसका पहले से 2 लाख का कर्ज है। लड़की और उसके साथ आए लोग एकदम सन्न रह गए। तभी उन्हें समझ आया कि उन्हें बेवकूफ बनाया गया है। वो तुरंत जो यांग को सबक सिखाने वाले थे। उसी समय जूली बाहर से लौट आई। सामने का नजारा देखकर वो भागती हुई आई और झगड़ा रोकने लगी, लेकिन उसकी नजर अचानक लड़की के गले में पड़े नेकलेस पर टिक गई। ये नेकलेस तुम्हारे पास कैसे आया? ये तो मेरा है, साफ मेरा नेकलेस है। जूली ने आगे बढ़कर नेकलेस पकड़ने की कोशिश की। लड़की ने देने से इनकार कर दिया। दोनों में बहस शुरू हो गई। आखिरकार जूली ने पुलिस को कॉल कर दिया और नेकलेस वापस मिल गया। अंत में जो यांग थेफ्ट के लिए डिटेन्ड हो गया, लेकिन जिस लड़की को धोखा मिला था वो भी शांत नहीं बैठी। उसने मामला स्कूल तक पहुंचा दिया। जो यांग की हरकतें अब सबको पता चल गई। कई फैक्टर्स एक साथ जुड़ गए और स्कूल ने सीधे उसे एक्सपेल कर दिया। जैसे ही जो यांग बाहर आया, वो सीधे रेंटल हाउस वापस दौड़ा मुझे ढूंढने के लिए, लेकिन मैं वहां था ही नहीं। मैंने रेंटल हाउस में सर्वेलेंस लगा रखी थी। सब कुछ साफ दिख रहा था। जो यांग को कोई नहीं मिला तो वो मुझे लगातार कॉल करने लगा और मिलने की जिद करने लगा। मैंने सीधे मना कर दिया। मुझे अच्छी तरह पता था कि जो यांग अब बिल्कुल कॉर्नर्ड है। वो किसी भी हद तक जा सकता है। मैं पिछली जिंदगी की तरह मूर्ख बनकर उससे मिलने नहीं जाने वाला था। और सच में कॉल काटते ही सीसीटीवी फुटेज में जो यंग कंप्लीटली टूट गया। वो कमरे में पागलों की तरह चीजें तोड़ने लगा। एक डैगर भी निकाल लिया। सोफा और ग्लासवेयर को चीरता गया। सब कुछ टुकड़ों टुकड़ों में बदल गया। उसका हाल देखकर साफ था वो मुझे मारने तक के मूड में था। एक दिन बाद जो यंग न्यूज में आ गया। रेंटल हाउस छोड़ने के बाद वो उस लड़की और उसके गैंग से टकरा गया जो उसे सबक सिखाना चाहते थे। उसे अंदाजा नहीं था कि उसके पास नाइफ है। झगड़े में एक आदमी को छुरा लग गया और उसकी मौत हो गई। जो यांग मौके पर ही पकड़ लिया गया और आखिरकार उसे लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा हुई। मैंने जेल में एक बार उससे मिलने गया। वो कमरे में चीजें तोड़ने जैसा ही पागलपन वहां भी दिखा रहा था। उसने मुझ पर चिल्लाकर कहा, तुमने मुझे पैसे क्यों नहीं दिए? मैं इतना गरीब हूँ। उस वक्त अगर तुमने मदद कर दी होती तो मैं इस हालत में क्यों होता? सिर्फ 2 मिलियन ही तो थे, क्यों नहीं दे दिए? तुमने मुझे क्यों बर्बाद किया? तुम मेरी मदद के लायक नहीं हो। वो जंगली जानवर की तरह दहाड़ रहा था। आखिर में प्रिजन गार्ड्स उसे घसीट कर ले गए। उसके बाद मैं कभी उससे मिलने नहीं गया, जैसे मैं उसे जानता ही नहीं था। पिछली जिंदगी का नाइटमेयर अब पूरी तरह खत्म हो चुका था और मैं आखिरकार अपने नए जीवन की शुरुआत शांति से कर सकता था। Feel pain, accept pain, and know pain. Those who do not know pain will never understand true peace.